अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है। पेट भरने के लिए इंसान सब कुछ करने को तैयार होता है। कभी कभी तो इंसान वो सब कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरा नाम सोनिया है। मेरे रिश्ते भी ऐसे मेरे रिश्ते भी एक ऐसे ही गरीब खानदान से हैं, जहाँ एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। हम सब 5 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे वालिद मजदूर थे, सामान उठाने का काम करते थे और मेरी वालदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। हमारे माँ बाप की इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही कमा पाते थे कि वो एक वक्त की रोटी हमें पेट भर कर खिला पाते। मैं 18 साल की हुई तो मैं भी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मालकन की बेटी भी मेरी उम्र की थी और वो हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती थी। मैं सफाई करने के बाद उस लड़की के कमरे में बैठी रहती। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मुझसे बातें करने लगती। मुझे मोबाइल की वीडियो भी दिखाया करती थी। कभी कभी तो वो मुझे अपने पुराने कपड़े और जूते और अपना बाकी का सामान जो उसके इस्तेमाल का नहीं रहता था वो भी मुझे दे दिया करती थी। जो दिखने में ज़्यादा पुराना नहीं लगता था। वो बहुत अमीर थे, शायद इसीलिए उनकी बेटी एक भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया करती थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर बाहर से खाना मंगवाती और अपने साथ मुझे भी खिलाती। इस लड़की का दिल बहुत अच्छा था, वरना बाकी के अमीर लोग तो हम जैसे गरीबों को अपने पास भी नहीं बैठने देते थे। हम जैसे नौकरों से इन अमीर लोगों को घिन आती थी। मगर मेरी मालकन की बेटी बाकी अमीर लोगों से बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं लगती थी। वो फेसबुक पर हमेशा लड़कों के साथ ही बात किया करती थी। मुझे भी उन लड़कों की तस्वीर दिखाती। वो नौजवान बेहद खूबसूरत और स्मार्ट होते थे। एक बार की बात है जब उसने एक लड़के की तस्वीर मुझे दिखाई, पर दिखाकर कहने लगी ये मेरे दूर के भाई का दोस्त है। ये सऊदीया का एक बहुत अमीर शख्स है। इसका सऊदीया में बंगला है। ये वहाँ नौकरी करने वाली लड़कियों को 12 लाख रुपए देता है। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरी मालकन की बेटी तो बहुत अमीर थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और मैं गरीब थी, लेकिन मैं बहुत हसीन और खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, लंबे बाल और भूरी आंखें देखकर लोग मुझे भी किसी अमीर की बेटी समझ लेते थे। बस मेरी गुर्बत और फटे पुराने कपड़े मुझे मेरी हैसियत याद दिलाते थे। मगर मालकन की बेटी ने मुझे मेरी हैसियत के बारे में कोई ताना नहीं मारा था। वो मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मैं किसी अमीर बाप की बेटी थी। फिर एक बार जैसे ही मैं माँ के साथ काम करने के लिए उसके घर पहुंची, तो वो शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं मालकन के घर की सफाई करती थी और बाकी का सारा काम मेरी माँ करती थी। लेकिन उस दिन तो मालकन की बेटी ने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया था। मुझे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे पहले सफाई करने दो, फिर हम बातें करेंगे। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी अलमारी खोली और अपना जोड़ा मुझे दे दिया और कहने लगी इसे जल्दी से पहन कर आओ। मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार कोई नया जोड़ा पहनने जा रही थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए वो कपड़े पहनकर मैं बाहर आ गई। उसने मेरे सुनहरी बाल खोल दिए और मेरे बालों में ब्रश करने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मालकिन की बेटी ने मेरा मेकअप भी कर दिया था। फिर वो मेरी तस्वीर खींचने लगी। मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि वो मेरी तस्वीर अपने मोबाइल पर क्यों ले रही थी। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी तुम्हें अपने हुस्न की क़यामत का अंदाज़ा नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब था। लेकिन हम गरीब का हुस्न कहाँ हमारी किस्मत बदल सकता है। मालकन की बेटी दिखने में बेहद खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि उससे तो कोई भी अमीर शादी करने को तैयार हो जाता। कुछ देर तक वो अपने मोबाइल पर ही लगी रहती, फिर उसने अपना मोबाइल मेरी तरफ कर दिया और कहने लगी ये देखो, तुम्हारी तस्वीर पर थोड़ी ही देर में इतने सारे लाइक और कमेंट आ गए हैं। मैंने देखा तो मेरी तस्वीर फेसबुक की पोस्ट पर लगी हुई थी,
लेकिन इस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि फेसबुक पर अपनी तस्वीर डालना बुरी बात है। वो मुझे कहने लगी कि एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने ओल्ड होम खोल रखा है, उसे वहाँ काम करने के लिए लड़की चाहिए जिसे वो 1 महीने में लाख रुपए देगा और वीज़ा टिकट भी खुद ही देगा। लेकिन उसे 12 लड़के खूबसूरत चाहिए और उसे तुम पसंद आ गई हो। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। 12 महीने में लाख से तो मेरे घर के हालात ही बदल सकते थे और बेहतर हो सकते थे। इतना पैसा तो मेरे वालिदैन पूरी ज़िंदगी आराम से खा सकते थे। मैंने यही बात अपनी माँ को घर जाकर बताई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि एक अकेली लड़की को हम दूसरे मुल्क में कैसे भेज सकते हैं। पता नहीं वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच। मैंने अपनी माँ को कहा कि मालकन की बेटी उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। मेरी माँ सोच में पड़ गई। मैंने कहा, माँ, क्या हम लोग हमेशा गरीबों की ज़िंदगी ही गुजारेंगे? अगर मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए कि वहाँ पर मुझ जैसी और भी लड़कियाँ काम करती हैं और वो सबको महीने के 12 लाख देता है। जब से मैंने माँ को ये बात बताई थी, माँ परेशान थी। मेरे वालिदैन भी नहीं मान रहे थे। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद मुझे मालकन की बेटी ने अपना पुराना मोबाइल दे दिया और कहने लगी कि मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया है और इसे तुम अपने पास रख लो। फिर वो मुझे कहने लगी, अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो उस लड़के के पास चली जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि उसने मेरे नाम से उस फ़ोन में मेरे लिए फ़ेसबुक आईडी बना दी है। मेरे घर पर भी अब वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और एक बार मुझे उस लड़के का मैसेज आया कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो आपकी तरह खूबसूरत हो। मैं एक ओल्ड होम चलाता हूँ और वहाँ बूढ़े लोग आते हैं। अगर आप वहाँ काम करेंगी तो आपको महीने के 12 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा तो यही दिल कर रहा था कि मैं वहाँ काम कर लूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे कि वहाँ दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पता नहीं चल पाता। लेकिन एक दिन मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया। उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। माँ बेहद परेशान हो गई। सिर्फ माँ के पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वालिद का इलाज भी करवाना था, इसीलिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने माँ से कहा कि मुझे सऊदीया जाने दो, मैं वहाँ से आप लोगों को कैसे भेजती रहूँगी। मुझे भेजना मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मैंने उस लड़के को हाँ कह दी थी। मालकन ने मेरी माँ से कहा कि वो उसे अच्छे से जानते हैं, वो बहुत ही शरीफ और एक अच्छा इंसान है। मालकन ने मुझसे कहा कि बैंक में अपना अकाउंट खोलो और मैंने भी उनकी बात मानकर अकाउंट खोल लिया। तो उस लड़के ने मेरे अकाउंट में एडवांस के तौर पर 1 लाख रकम, मेरी आधी तनख्वाह, अकाउंट में जमा करवा दी और कहने लगा बाकी आधी तनख्वाह वहाँ पहुँचते पर मुझे मिल जाएगी। वो कहने लगा पैसे अपने घर वालों को दे दो, कल एक आदमी आएगा, उसे तुम अपना शनाख्ती और दस्तावेज़ात दे देना, बाकी सब कुछ यहाँ खुद मैं कर लूँगा। मैंने ऐसा ही किया और चंद दिनों में मेरा टिकट और वीज़ा भी मुझे मिल गया। मैं सऊदी अरब के लिए एक शहर में पहुँच गई। मुझे वो लड़का ही लेने आया था, लेकिन वो मुझे एक फ़्लैट में ले गया जहाँ 2 कमरे थे। लेकिन वो फ्लैट बिल्कुल ही खाली था, वहाँ मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। वो मुझसे कहने लगा कुछ दिनों मुझे यहीं रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे ओल्ड एज होम ले जाएगा और नौकरी दिलवा देगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा था। वो मुझे रात के लिए खाना देकर वापस चला गया। मैं खाना खाकर सो गई। अगले दिन वो फ्लैट पर आया और खाने के बाद मुझे एक गिलास दे दिया और कहने लगा, ये यहाँ का एक किस्म का शरबत है, इसे एक ताकत का शरबत समझकर पी लो, ये शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसे पीते ही इंसान में ताकत आ जाती है। चलो पीकर बताओ ये कैसा है। मैंने ग्लास हाथ में पकड़ा, लेकिन एक खून पीते ही मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद। मैंने ग्लास वहीं टेबल पर रख दिया। लेकिन वो लड़का कहने लगा, यही तो इसकी ख़ास बात है, पहले आपको बुरा लगता है लेकिन जैसे जैसे आप पीते जाओ पसंद ही बनता जाता है। मेरे हाथ से ग्लास लेकर उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह से लगाया और फिर बोला, चलो जल्दी से ख़त्म करो। मेरे होंठों से ग्लास उसने तब तक नहीं हटाया जब तक वो पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन उस शरबत को पीते ही ताकत होने के बजाय मैं तो बेहोश होती चली गई। मुझे चक्कर आने लगे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन चक्कर खाकर वहीं सोफे पर गिर गई। मैं चाहकर भी होश में नहीं आ पा रही थी। बहुत ही जल्द मैं नींद में चली गई। लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी।
मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। न जाने मेरा वजूद क्यों मुझे थका सा लगा था। मैं खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल भी खुले हुए बिखरे हुए थे, जबकि मुझे याद है कि मैंने तो अपने बालों की चोटी बनाई थी। मैं कमरे में अकेली थी। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज गए थे। मुझे याद आया कि रात को मेरे फ्लैट पर वही लड़का मौजूद था जो शायद अब जा चुका था। न जाने मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी, जैसे मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन मैंने इस बात को अपना वहम समझा और फिर भूल गई। मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। शायद मेरे जिस्म में दर्द था। मैंने दवा ले ली। मुझे फिर से नींद आने लगी। शाम को वो लड़का फिर से फ्लैट पर आ गया। मैं सब तक नॉर्मल हो चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगा कि कल रात को तुम्हें नींद तो सही से आई थी ना। मुझे उसका ये सवाल कुछ अजीब सा लगा। शरबत का यही तो फ़ायदा है, इंसान कितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद आराम से सो जाता है। यही शरबत उसने दोबारा टेबल पर रख दिया। मुझे याद आने लगा कि मैं तो रात को जल्दी सो गई थी। मैंने अब ये बात उससे पूछी तो कहने लगा, तुम भूल गई हो शायद। तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, याद आ जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने बात ही बदल दी। खाने के बाद मैंने उससे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, बस 2 दिन की बात है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। फिर तुम देखो कैसे चंद दिनों में बहुत सारे पैसे कमाओगे। उसकी इस बात पर मैं बहुत खुश हो गई। खाते वक्त वो मुझे ही देखे जा रहा था और कहने लगा, तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं और तुम खूबसूरत भी बहुत हो। ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा, यूं ही मजाक कर रहा था, तुम तो घबराने लग गई। खाने के बाद वो शरबत फिर से मुझे उस लड़के ने दिया। मैंने कहा, मुझे ये शरबत नहीं पीना। तो कहने लगा, ये अलग फ्लेवर का है, इसे ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया करूँगा। मैं जाने क्यों बार बार मना करने के बाद भी वो मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझे वो शरबत पीने पर मजबूर कर रहा था। मैं यहाँ काम करने आई थी, पैसा कमाना चाहती थी ताकि मेरे घर के हालात अच्छे हो जाए, मगर वो लड़का मुझसे कोई और ही काम करवाने लगा था। मैं रो रही थी। मैंने कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे वापस भेज दो। तो कहने लगा, मैंने बहुत पैसा खर्च करके तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसीलिए भूल जाओ कि तुम वापस जा सकते हो। मैं सब पूरी तरह उसके चुंगल में फंस चुकी थी। ये अजनबी शहर था जहाँ किसी को भी मैं नहीं जानती थी। अगर वहाँ से चली भी जाती तो कहाँ जाती। वो मुझे बर्बाद कर चुका था और उसे किसी बात का अफसोस भी नहीं था। मेरा ख़ानदान जो मुझसे दूर था, मैं उनके हालात संवारने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं सोच चुकी थी कि नौकरी लग जाए तो दोबारा इस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगी। अब वो लड़का मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, मैं कल तुम्हें ओल्ड होम देकर छोड़ दूंगा। अगले दिन सब उठकर मैं तैयार हो गई और ये सोच चुकी थी कि अगर उसने मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन इसके फ्लैट में नहीं रहूँगी। मैं उसके साथ चली गई। वहाँ मुझे बहुत बड़ा बंगला दिखाया गया था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो सिर्फ मर्द ही थे और सबके सब बूढ़े थे और हर उम्र के थे। मुझे देखकर तो सबकी आंखें चमक गई थी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझसे मेरा पासपोर्ट और मोबाइल हर चीज़ ले चुका था वो। मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ 2-3 और लड़कियाँ मेरी ही उम्र की थीं। उन्हें देखकर तो मुझे कुछ सुकून मिला। वो भी सबकी सब बेहद खूबसूरत और हसीन थी। वो लड़का मुझे छोड़कर चला गया। रात हुई तो एक लड़की ने मुझे राजदारी से ये बात बताई कि वो लड़का खूबसूरत लड़कियों को पैसे के लालच में यहाँ लाता है और फिर उनसे गलत काम करवाता है। ये सुनकर मैंने वहाँ से भागना चाहा तो उस लड़की ने बहुत गुस्से में कहा, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो उस सबको जान से मार देगा। एफपी पर झूठ बोलकर वो खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। उन्हें नौकरी की लालच देता है और वो लड़कियां भी अपनी गुर्बत और मजबूरी के हाथों उस आदमी की बात मान लेती थी। इस बंगले में अलग अलग मर्द आते हैं और अपनी मर्जी की लड़की के साथ रात गुजार लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ग्राहक हम लड़कियों को अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं और अगले दिन वही छोड़ जाते हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं भी उन लड़कियों की तरह बुरी तरह फंस चुकी थी। ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ा। एक बार मुझे ऐसा आदमी अपने साथ अपने फ्लैट में ले गया। मैं पिछले कई दिनों से ये काम कर रही थी, लेकिन इस काम की आदी नहीं हुई थी। मैं हर बार इसको नाको करते हुए रोती थी।
میں اپنے پیسے کمانے کے فیصلے پر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی، لیکن میرے پاس وہاں سے بھاگنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میرے کان کے پاس آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کان میں یہ کیسی چوٹ لگی ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اس گناہ سے بہت زیادہ نفرت ہے، لیکن مجھے یہاں زبردستی میری مرضی کے خلاف بھیجا جاتا ہے، اسی لیے جب میں یہ گندا کام کرنے سے منع کرتی ہوں تو مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے، اسی لیے مجھے یہ چوٹ لگ گئی ہے۔ پہلی بار میں نے اپنے لیے ایک آدمی کی آنکھوں میں درد دیکھا تھا۔ میں سخت مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی کہ ایسا کرو، مجھے کچھ پلا دو کہ میں اس گناہ کو سہنے کی طاقت کر جاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو چھلک رہے۔ اس آدمی نے مجھے کچھ نہیں کہا اور کمرے میں مجھے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ شخص میری دگنی قیمت ادا کر کے مجھے اپنے ساتھ لایا تھا، تب اس نے ابھی تک مجھے چھوا کیوں نہیں؟ تب وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اب تم واپس چلی جاؤ۔ میں حیران اور پریشان واپس آ گئی اور کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر اسی رات پولیس نے اس بنگلے پر چھاپا مارا اور ساری لڑکیوں کو آزاد کرا دیا۔ میں وہاں سے جانے لگی، تبھی وہاں ایک آدمی آیا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ تو وہی تھا جو مجھے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا، مگر اس نے مجھے بنا چھوئے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے اسے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں نے رات کو تمہارے گلے میں لاکٹ ڈال دیا تھا، اس پر کیمرہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی ساری رپورٹ مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ میرا ایک دوست ہے جو یہاں پولیس میں ہے، اس نے میری مدد کی۔ اب تک اس بنگلے پر پولیس کا چھاپا پڑ چکا، اب تم آزاد ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی کے مارے میں رو پڑی۔ اگلے دن مجھے میرے پاسپورٹ بھی مل گیا۔ جہاز میں ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی، میری مرضی پوچھی تھی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اور میرے ماضی کو جانتے ہوئے بھی اس نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے میں نے اسے انکار نہیں کیا۔ میں اپنے گھر آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور زور زور سے روتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میری شادی اس سے ہو گئی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، صرف اس انسان کی وجہ سے جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے سہارا دیا۔ میں بس آپ سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ محنت کریں، جلدی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شارٹ کٹ کا راستہ نہ چنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ آپ کی زندگی برباد کر دے، اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں جو دوسروں کو دھوکہ دے کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔